नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 18+ है तैयार लेकिन लंबी है कतार, इसमें आपका स्वागत है। और देश में कोरोना संकट लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में करीब 3,80,000 रिकॉर्ड मामले कोरोना के आए हैं। लेकिन कोरोना के इस बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा काम ये शुरू हुआ है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू तो हुई है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और महज 7 घंटे में कल 4 बजे ये काम शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन का और रात के 11 बजे तक करीब 1.25 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लेकिन दिक्कत ये है कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर राज्य ये कह रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो अब सवाल ये है कि 18+ के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिलेगी कब, अलग अलग राज्यों के ग्राउंड हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और अलग अलग राज्यों के जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 18+ को वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस भाव पर मिलेगी। इसी पर हम आज की महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांच की इन शीशियों में भरी जा रही ये पारदर्शी चीज कुछ और नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ प्राण रक्षक वैक्सीन है। वही वैक्सीन जिसके दम पर आज इजराइल कोरोना से लगभग जंग जीत चुका है, जिसके दम पर अमेरिका में लोगों को मास्क नहीं पहनने की छूट दी जा रही है। कई और देश भी उभरे हैं, लेकिन भारत में आलम यह है कि यहाँ पर अब भी कोरोना मौत का नंगा नाच खेल रहा है। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने को है, लेकिन राज्य कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन खत्म है, इसलिए वैक्सीन अभी कुछ दिन के लिए भूल जाइए। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाने की बात कही थी, लेकिन अब 1 मई चौखट पर खड़ी है तो राज्य वैक्सीनेशन में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास 18+ के लिए वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता। इन राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सरीखे राज्यों के नाम शामिल हैं। पंजाब, झारखंड, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश में भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई के वैक्सीनेशन के लिए मौजूदा वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में 1 मई को वैक्सीनेशन सिर्फ टोकन सेरेमनी होगी। दिल्ली भी कह चुकी है कि 1 मई को वहां भी बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ऐसे हालात आखिर पैदा क्यों हुए? देश में अभी वैक्सीनेशन का दूसरा दौर चल रहा है, जिसमें 45+ को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसके दूसरे चरण में ही प्रोग्राम की कलई खुल गई। दूसरे चरण में ही लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स से बड़ी संख्या में बैरंग लौट रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां दूसरे चरण में ही वैक्सीन की मांग को पूरा नहीं कर पाई हैं, तो तीसरे चरण में क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी कह चुकी है कि राज्य में तीसरा चरण 1 मई से शुरू नहीं होगा। ये कब होगा इसका फैसला राज्य सरकार वैक्सीन के स्टॉक मिल जाने के बाद करेगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में 18 से 44 साल के बीच के एज ग्रुप में 6 करोड़ लोग आते हैं। उस लिहाज से राज्य को करीब 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए होगी। राजस्थान सरकार ने 15 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की बात कही है। साथ ही राज्य सरकारों ने कहा है कि यह तभी होगा जब राज्य के पास 7 करोड़ डोज होंगे। उधर छत्तीसगढ़ सरकार तीसरे चरण को अगस्त में शुरू करने की बात कह रही है। इस बीच लगातार 3 लाख से ऊपर मामले और 3000 से ज्यादा मौतें चिंताएं बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में देश को हौसला बनाए रखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही स्पुतनिक वी, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स भी देश में उपलब्ध होंगी। इसमें से शायद स्पुतनिक वी तो 1 मई से देश में मिलने भी लगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन उत्पादन कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कंपनियों की तरह mRNA तकनीक पर भारत में देसी वैक्सीन भी जल्द आने की उम्मीद है। जिनोवा कंपनी के इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भी जल्द मंजूरी की उम्मीद है। इसलिए आप भी हौसला बनाए रखिए, क्योंकि भले ही वैक्सीन लगने में देरी हो रही हो, लेकिन जब ये प्रक्रिया एक बार रफ्तार पकड़ेगी तो शायद लोग कम पड़ जाएं, लेकिन वैक्सीन कम नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। हमारे साथ हैं एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर
और कोवैक्सीन के रिसर्चर डॉक्टर संजय राय और साथ ही महाराष्ट्र कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के मेंबर होंगे डॉक्टर शशांक जोशी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर समीर भाटी जी आपसे होगा, चूंकि आप दिल्ली वैक्सीन कमेटी के मेंबर हैं सर, और आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से ये खबर आ रही है कि बड़े पैमाने पर शायद 1 मई से ना शुरू हो पाए वैक्सीनेशन 18+ को, तो आप जरा हमें ग्राउंड रियलिटी बताएं सर, क्या सिचुएशन है और दिल्ली में क्या आप लोग 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू करने जा रहे हैं 18+ को? जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने तो ऑर्डर भी कर दिया है 1.35 करोड़ डोजेस का। इसमें हमने जिस तरह से अभी ड्राइव में रखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर इस टाइम जो यूथ में हेजिटेंसी तो बिल्कुल नहीं है, तो प्री रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हुए हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन साइट्स पे भीड़ को अवॉइड करने के लिए बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि शुरुआती दिनों में ही सबको वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। हाँ, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम अपनी यूथ को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और बिल्कुल हमारी फर्स्ट और सेकंड ड्राइव से ये तो साबित हो ही गया है कि वैक्सीनेटेड जितने भी लोग हैं, हाँ, संक्रमण उनमें हुआ है पर उनके अंदर सीवियरिटी ऑफ डिजीज नहीं देखी गई है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास है, बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर ऐसे हैं जिनको संक्रमण हुआ है। जी भाटी जी, एक मिनट सर, एक मिनट भाटी जी, आज हम वैक्सीन की क्वालिटी या वैक्सीन पर जो सवाल खड़े हो रहे थे पहले, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। वो बिल्कुल प्रूवन है कि वैक्सीन लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, जिसकी बारी आए उनको तुरंत लेना चाहिए, वैक्सीन प्रभावी है। मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, बाकी जगहों पर भी हालात खराब हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप अथॉरिटी हैं, आप जरा बताएं कि दिल्ली में जब 1 मई से आप कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर किए हैं, तो किस लेवल पर वैक्सीन का काम शुरू होगा? क्या बड़े पैमाने पर शुरू होगा? जो लोग दिल्ली में हैं, जिन्होंने रजिस्टर करवाया है अपने आप को कल, जिनको स्लॉट नहीं मिले हैं, क्या सबको मिल जाएंगे या धीरे धीरे ये काम शुरू होगा सर? रफ्तार क्या होगी वैक्सीनेशन की 1 मई से दिल्ली में, ये बताएं सर। देखिए, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिल्ली के लिए हो चाहे वो अन्य राज्यों के लिए हो, अवेलेबिलिटी अभी काफ़ी हमारे पास नहीं है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। वैक्सीन के लॉट्स को बनने में समय लगता है, 60 से लेके 100 डेज तक लग जाते हैं लॉट्स को बनने में समय लगता है। उसके बाद वैक्सीन की सेल्फ लाइफ भी होती है, तो वो वैक्सीन हमेशा फेजिस के अंदर सप्लाई होती है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि हमने आज इतना वैक्सीनेशन किया, इतना किया, तो वो फेजिस में ही होगा वैक्सीनेशन ड्राइव, वो चाहे दिल्ली के लिए हो चाहे वो अन्य राज्यों के लिए हो। हाँ, पर ये अभी ज़रूरी है कि जो अभी करंट हमारी वैक्सीनेशन रेट दिल्ली में चल रही है, उससे 5 से 7 गुना हमें बढ़ानी है। बढ़ानी है तो बढ़ा पाएंगे क्या 5 से 7 गुना? आप अभी उस हालत में हैं आप लोग? जिस तरह से कोवैक्सीन, जी, जिस तरह से कोवैक्सीन की अभी 5 मिलियन पर मंथ की जो प्रोडक्शन है उसको वो ऑलमोस्ट डबल कर रहा है, और अपना जो कोविशील्ड भी है उनकी जो 60 मिलियन की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसको वो 100 मिलियन तक लेकर जा रहा है। तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो डेफिनेटली जो आगे भी सप्लाई है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में ये काम ठीक तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब संजय जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल सर पूरे देश के लिहाज से पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाया गया है 18+ को लेकर के। आंकड़ों की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंकड़ों के जरिए भी ही हम ये समझ पाएंगे कि हालात क्या हैं, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो जब 20 अप्रैल को ये ऐलान हुआ पीएम की तरफ से कि 18+ को 1 मई से वैक्सीन दिया जाएगा, तो करीब करीब 66 करोड़ लोग इसमें और जुड़ गए। जो 30 करोड़ लोगों को पहले केंद्र ने देने का ऐलान किया था, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 45+ के जो लोग थे वो शामिल थे, उसमें 60 करोड़ से ज़्यादा लोग और जुड़ गए। मतलब कुल मिला के अब 95 करोड़ के आसपास के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के दायरे में हैं, उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। तो अब ये अब जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कि अगर मान लीजिए कुल जो 45+ हैं, जो 30 करोड़ की आबादी है, अगर सबको 45+ को वैक्सीन लग जाए, प्लस जो 18+ वाले जो ग्रुप है उसमें से अगर 70% को भी वैक्सीन लगता है, तो कुल डोज वेस्टेज को मिला के 130 करोड़ का डोज चाहिए। उसके अगेंस्ट में जो अभी हमारा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 8 करोड़ डोज का है पर मंथ, सीरम और भारत बायोटेक मिला के। इंपोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, इंपोर्ट के आंकड़े अभी और अलग अलग आ रहे हैं, स्पुतनिक आ रहा है और भी वैक्सीन को अभी आना है। तो आप जरा बताएं सर कि जो ये आंकड़े हैं इसको देखते हुए
क्या उम्मीद की जाए, जो देश के अलग अलग हिस्से के जो लोग हैं, जो 18 प्लस के लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो अपने लिए क्या उम्मीद करें? क्या उन तक वैक्सीन पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी जो आंकड़े बता रहे हैं, या आपको लगता है कि ये आंकड़े बहुत जल्दी से बदल भी जाएंगे, आगे उत्पादन भी बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा? ठीक है मृत्युंजय जी। देखिए, इसमें अब कोई शक नहीं है कि वैक्सीन ही हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। वैक्सीन से ही हम निजात पा सकते हैं। लेकिन हमारी जो है प्रायोरिटी हर समय ऑब्जेक्टिव अलग-अलग होते हैं, प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। इस समय कंट्री की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, प्योरली पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो साइंटिफिक बेसिस है उस बेसिस पे करूँ, तो हमारी प्रायोरिटी इस समय ये है कि मौत को कम करना और केसेस को कम करना। पूरा का पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ओवरवेल्म्ड हो चुका है। आप कहीं भी दिल्ली हो या देश के दूसरे राज्यों में जो स्थिति इस समय है, वह जो है अब हमें इस समय वार फुटिंग पे करना होगा। अभी वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट आने में 1.5 महीने लगता है कम से कम। आज मैंने फर्स्ट डोज दिया, 4 वीक बाद सेकेंड डोज देंगे और उसके जो है 2 हफ्ते बाद हम मानते हैं कि प्रोटेक्टिव लेवल जो है शुरू हो जाता है, उस समय प्रोटेक्शन मिलता है और मिलता है, सीवियरिटी कम हो रही है, ये सब हो रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। हो क्या रहा है, मान लीजिए 50 लाख मैं वैक्सीन लोगों को दूँ पूरी कंट्री में, वह जो है बाहर आएँगे, बाहर जब आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, अपने घर पे जाएँगे, हर वैक्सीनेशन सेंटर पे 5 लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट होंगे, मतलब 2.5 करोड़ लोगों का रोज इंटरेक्शन हो रहा है। जो कि इस समय की प्रायोरिटी नहीं, इस समय की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मिनिमम इंटरेक्शन हो। नेक्स्ट 15 डेज हमें वार फुटिंग पे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हालत अभी नहीं संभल रही है। आप किसी भी ये देख लीजिए ग्राफ, हर स्टेट का ऊपर जा रहा है एक्सेप्ट महाराष्ट्र का, जो प्लेटू पे है, ऊपर नीचे। दिल्ली में 1-2 दिन कम होने से मैं नहीं मानूंगा कि कम हो रहा है, वो टेस्ट और ये सब इशू है, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सारे स्टेट पर जा रहा है। संजय जी, जी 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 हाँ। सर, तो मैं जी ये कर रहा सर, हूँ जो बात आप कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। जी, मैं सर आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ज्यादा मामले हैं कोरोना के, लेकिन वो भी 18 प्लस को अभी वैक्सीन देने की हालत में नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास वैक्सीन है नहीं। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, गोवा, हिमाचल, ये सब राज्य शामिल हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास वैक्सीन नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन अभी केंद्र के पास या फिर ओवरऑल जो देश में हम जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, सिचुएशन है क्या सर? डिमांड के मुकाबले सप्लाई में हम कहां पर खड़े हैं? और जो इन राज्यों ने जो चिंता जाहिर की है, ये चिंताएं कब तक दूर हो पाएंगी? आप तो वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार, आप बताएं कि कब तक ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका? देखिए, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है, इस समय भी है, और वो ग्रेजुअली जब हमने 18 साल से ऊपर का कर दिया, वो बढ़ जाएगा। वो अभी बढ़ेगा जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आते, या अभी इनकी कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा होने वाली है। आपकी भारत बायोटेक ने भी कहा हुआ है कि उनकी कैपेसिटी जो है कई टाइम्स बढ़ने वाली है, बट वो पूरा में निकल जाएगा तब तक। तो एबिलिटी के तो इशू है, वैक्सीन उतने अवेलेबल नहीं है। मैं तो उसकी उपयोगिता की बात कर रहा था कि इस समय प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए। अगर मैं डिसीजन मुझे लेना हो तो मेरा डिसीजन होगा कि जी नहीं, ह्यूमन इंटरेक्शन कम करना है, और उसमें एक ये भी वैक्सीन देना भी ह्यूमन इंटरेक्शन है। इस समय वार फुटिंग पे हमें जो है सारे एफर्ट्स करने चाहिए कि हमारे केसेस कम हो। 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज जो है केसेस कम करने हैं, नहीं तो हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं अभी। और आगे वही वाला आप लोग खुद ही दिखा रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, लोग ऑटो में जो है दम तोड़ रहे हैं, कोई गाड़ी के अंदर दम तोड़ रहा है, कहीं हॉस्पिटल के बाहर तोड़ रहा है। और अगर और बढ़ते रहे केसेस तो स्थिति क्या होगी, कितनी भयावह होगी, उसकी कल्पना कीजिए। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि वार फुटिंग पे नेक्स्ट 15 डेज हमें वैक्सीन, उसके बाद हम जस्ट इसका डबल करने लगे। अगर हम हमारा टारगेट 50 लाख का रोज है तो हम 1 करोड़ करने लगे। लॉन्ग टर्म हमारा ये है। अभी जो है हमें तुरंत ये करना पड़ेगा, और लोग बाहर नहीं जाएंगे तो एक तरीके से वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। तो सभी लोगों को मैसेज दे के, जैसे भी स्ट्रिक्ट करके, सारी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करके हमें जो है करना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करना पड़ेगा, उसी से ट्रांसमिशन हो रहा है। ये रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन की अभी शॉर्टेज है।
सारे स्टेट को अपना प्लान बनाना है। ये चूंकि स्टेट लेवल पे इसमें है, हर स्टेट अपना प्लान बनाएगा, वह जितना परचेज करेगा उसी हिसाब से वो देगा। लेकिन जो दोनों वैक्सीन सप्लायर है, ठीक मैन्युफैक्चरर बात है, है। हाँ। बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह जो है सारे स्टेट की मांग को एक साथ फुलफिल कर दें। उनको भी ग्रेजुअली करना पड़ेगा, बट स्पुतनिक और एक दो और के ठीक आने है। के बाद से ही सुधरेगा। अभी फिलहाल नहीं लगता कि सुधर पाएगा। नियर फ्यूचर में 1-2 वीक में तो डेफिनेटली नहीं। खास चर्चा जारी है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि 18 प्लस को वैक्सीन कब मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन आप तक वैक्सीन कब तक पहुंच जाएगी, इस मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और भाटी जी, जो दिल्ली के दर्शक हैं हमारे, जिन्होंने दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना, वो ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट फेज में, जो पहला फेज होगा आपका 18 प्लस को वैक्सीनेट करने का, फर्स्ट फेज में आपने क्या टारगेट रखा है, कितने लोगों को आप वैक्सीन दे पाएंगे? देखिए, फर्स्ट फेज के अंदर जिस तरह से अभी हम समझ रहे हैं, अभी 15 मई के बाद एक बार बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, जिसमें स्पुतनिक वी की भी जो वैक्सीन ऑर्डर हुई है उनका भी एक बार चेक करना है कि वो किस तरह से आ रही हैं आगे, उनका स्टॉक। और उसके अलावा हमारी जो अभी सेकेंड फेज़ वाले भी लोग हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन होना काफ़ी लोगों की ड्यू है। और उसके बाद अभी जो जॉनसन एंड जॉनसन्स का अभी अप्रूवल होने के बाद हमारे पास 15 या 20 तारीख के बाद हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि हम पर डे कितना टारगेट लेकर चलेंगे। क्योंकि जो जॉनसन वाली भी अप्रूव होने के बाद उसकी सिंगल डोज है, तो उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव और भी स्पीड अप हो जाएगा। और काफ़ी वैक्सीनेशन साइट्स को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन साइट थी वहाँ पर अभी ऑलरेडी ये जो संक्रमण बढ़ गया, उसकी वजह से उनमें काफ़ी कोविड सेंटर्स भी चल रहे हैं। तो नॉन कोविड सेंटर्स पे वैक्सीनेशन साइट्स को भी बढ़ाया जाएगा। उससे मैं समझता हूँ कि हमारी वैक्सीनेशन स्पीड अप होगी, पर ये 15 मई के बाद तक पिक्चर और ज़्यादा अधिक क्लियर होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 15 मई के बाद तस्वीर और साफ होगी। लेकिन संजय जी, अब आपसे मैं बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं सर। सवाल ये है, चूंकि आपने ग्राउंड पे काम किया है, आपने महाराष्ट्र का भी दौरा किया है, कि अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कोरोना के हालात क्या हैं, इसको लेकर के आपने काफ़ी ग्राउंड का दौरा किया है। और आपने अभी खुद कहा कि अगले 15 दिन बहुत क्रूशियल हैं और इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस चेन को तोड़ पाएँ। तो अब हमारे सामने अभी तस्वीर क्लियर है, डिमांड बहुत ज़्यादा है वैक्सीन की, उसके मुकाबले सप्लाई बहुत कम है। आगे सप्लाई बढ़ेगी, इंपोर्ट होगा, वो अलग मुद्दा है। वक्त हमारे पास कम है, तो अभी अब फार्मूला क्या होना चाहिए? 18 प्लस को वैक्सीन देने के फार्मूले में क्या बदलाव होना चाहिए? जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो मेरा मतलब ये है कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट, जो राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं या जो जगह ज़्यादा प्रभावित हैं, क्या वहां पर 18 प्लस के लिए ज़्यादा डोज देना चाहिए? इस तरह का कोई फार्मूला बनाया जाए, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, अगर ये देखा जाए हम वैक्सीन क्यों दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, सिवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए, चाहे किसी एज ग्रुप में हो, और उसने प्रूव भी किया हुआ है। एक जो ये मिसमैच को हम कम कर सकते हैं, जो भी साइंटिफिक बेसिस है हमारा, दुनिया में 15 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया वो अभी हमारे प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। और वह जो है, जो एविडेंसेस हैं, मैं आपको बता दूं कि वो नेचुरल इन्फेक्शन जो है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड बेटर प्रोटेक्शन करता है देन एनी वैक्सीन, चाहे वो 95% हमारी फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, या हमारी ये है उनको हिंदुस्तान की हमारी जो दोनों वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर ये इसकी हो, सीरम इंस्टीट्यूट की हो, कोविशील्ड या कोवैक्सीन हो, भारत बायोटेक की, किसी की भी, दुनिया में 13 वैक्सीन इस समय लग रही हैं। जो भी एविडेंसेज हैं ग्लोबली जो है, और अच्छा खासा एविडेंस जनरेट हो चुका है, हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हो चुका है। इस समय हमें उनको जो है प्रायोरिटी ग्रुप से निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो उनको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कल हमारे पास सरप्लस में आ गया तो हम उनको दे दें, जिस कारण से भी देंगे, मुझे नहीं पता कि उनको किस कारण से हम देंगे, लेकिन जिनको जरूरत है उनको इमीडिएट दें। ये इस समय बहुत ही प्रीशियस कमोडिटी है हमारी वैक्सीन जो है, उसका बहुत ही जुडिशियल यूज होना चाहिए। हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है, और इस सप्लाई को मिसमैच को बचाने का एक सबसे कारगर तरीका है ये कि अच्छे खासे, अब तो जितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, जब तक हम 15 साल के बच्चे और 18 साल के ऊपर के बच्चे, वो भी काफी उसमें आ जाएंगे, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये जो है साइंटिफिक एविडेंस ये है, और एविडेंस बेस्ड
जो हम अभी भी कहते हैं ये संभावनाओं पे कि इन्फेक्शन होने के बाद हम एक वैक्सीन अगर दे देते हैं तो हो सकता है कि वो एज ए बूस्टर काम करेगा, ये हो सकता है पे इसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस ये है कि वो बेटर प्रोटेक्शन कर रहा है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन होना सीवियरिटी कम कर रहा है, इसमें ऑलमोस्ट जीरो जैसा है सीवियरिटी जो भी एविडेंसेस है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद। तो हमें ये बताना चाहिए लोगों को, साइंस को आगे लाना चाहिए कि ये है, तो एक तरीके से मिसमैच हम काफी कम कर लेंगे। भाई 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अभी जब तक शुरू करेंगे तब तक हो जाएंगे, कम से कम 4 करोड़ डोजेस तो बचा लेंगे हम। उन 4 करोड़ डोजेस को जो है हम जुडिशियल यूज कर सकते हैं। ये मेरा था कि मिसमैच फर्स्ट 15 दिन अभी वैक्सीनेशन को रोक के हमें मिटिगेशन पे फोकस करना चाहिए। जो 3.5 लाख लोग जो वैक्सीनेशन पे इन्वॉल्व हैं 70,000 सेंटर पे, उनको भी हमें मिटिगेशन में कि हॉस्पिटल में ऐसी स्टाफ की कमी है, हर जगह कमी है, सारे पेशेंट इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, वहां लगाना चाहिए 15 दिन बाद, और इसको ज्यादा कारगर ढंग से करना चाहिए, जितनी तेजी से करें। इस 15 दिन के भी गैप को हम उसके बाद पूरा कर लें, वो करें, लेकिन एक ग्रुप को हटा दें जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, अभी के लिए हटा दें, बाद में उनको देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सर, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो देखिए अब पता नहीं, अब जो सुझाव डॉक्टर साहब ने दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, और क्या इसको लेकर क्या पोर्टल में कुछ बदलाव किया जाएगा कि आप ये बताएं कि भाई आप पहले से इन्फेक्टेड हैं तो आपको बाद में स्लॉट मिलेगा। लेकिन आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है और आप ठीक हो चुके हैं तो आप अभी जल्दबाजी ना करें रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले उन लोगों को लेने दें जिनको अब तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है और जो थोड़ा सा उस दायरे में आ सकते हैं, इसका डर है, उनको लेने दें। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव है, एक नया फार्मूला आपने बताया है, और इसी के जरिए, इस तरह के छोटे छोटे फार्मूले के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन कम है, डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमें इसी के बीच मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, उसके तरीके अलग अलग ढूंढे जाएं ताकि हम इस चेन को तोड़ पाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय राय आपका और डॉक्टर समीर भाटी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।